देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का क्या कह रहा है आपसे। उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में a 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पढ़ लो सब लोग, ध्यान से पढ़ लो और थोड़ा सा दिमाग में सोचो मैंने सोलेनॉइड में क्या क्या आपको बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ। चलो जरा रिकॉल करो फटाफट। सोचो सोलेनॉइड के बारे में मैंने आपको 3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई थी नोटेड पॉइंट्स में। पहली, सोलेनॉइड के ऊपर या नीचे बाहर मतलब आउटर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितना था? 0। याद है? क्योंकि जितनी अपवर्ड अगर लाइंस जाती थी बाहर उतनी डाउनवर्ड्स, या ऊपर अगर डाउनवर्ड्स है तो नीचे अपवर्ड्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर सोलेनॉइड के ऊपर या नीचे एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0। याद है? दूसरा पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट था कि सोलेनॉइड का जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो विद इन द सोलेनॉइड, ठीक है, विद इन द सोलेनॉइड और मैक्सिमम होता है कितना? म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पैरेलल टू सोलेनॉइड एक्सिस, अलोंग द सोलेनॉइड एक्सिस और साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ। क्योंकि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चलती है? साउथ टू नॉर्थ। बाहर चलती है नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पैरेलल टू सोलेनॉइड एक्सिस। ठीक, एंड्स पे थर्ड पॉइंट क्या बताया था? एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? जो विद इन द सोलेनॉइड है मैक्सिमम, उसका जस्ट हाफ। ठीक है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई अपॉन 2। एंड पे आधा होता है और बीच में मैक्सिमम। और एक मैंने क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया था सोलेनॉइड के बारे में? सोलेनॉइड में जो पोलैरिटी फिक्स करते हैं कि कौन सा पोल साउथ बनेगा कौन सा नॉर्थ बनेगा, तो करंट एंटर जब करती है जिस एंड पे करंट एंटर कर रही है, अब अगर उस एंड पे क्लॉकवाइज एंटर कर रही है ऐसे, तो वो एंड साउथ पोल होगा और लास्ट वाला नॉर्थ पोल। और अगर करंट एंटर कर रही है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो वो एंड आपका क्या होगा? नॉर्थ पोल और लास्ट वाला साउथ। समझ रहे हो? तो ये सोलेनॉइड की इंपॉर्टेंट बातें। अब अपने क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। अब देखो ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है सपोज ये। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की इस तरह से डायरेक्शन होगी इसमें सोलेनॉइड एक्सिस के अलाउंग। अगर ये साउथ हुआ तो ऐसे होगी और ये नॉर्थ हुआ तो इधर होगी, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक, अब ये साउथ और नॉर्थ मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि नहीं मालूम है, पर मैग्नेटिक फील्ड होगी इसी के अलावा। अब इसमें आपने क्या किया? एक वायर को रख दिया परपेंडिकुलर, यानी वायर आपने ऐसे रख दिया, ये ऐसे। तो आप देखो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और वायर में करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई, तो एल वेक्टर ऐसे हुआ। तो ये तो हुआ एल वेक्टर की डायरेक्शन और ये हुई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चाहे इधर हो या इधर, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। बात समझ रहे हो? हालांकि एल की डायरेक्शन भी मैंने लिख दी है ऐसे। करंट उन्होंने ये नहीं कहा कि अपवर्ड है, वायर उन्होंने कहा है कि मैग्नेटिक सोलेनॉइड के अंदर परपेंडिकुलर रखा है मैग्नेटिक एक्सिस से। तो मैग्नेटिक एक्सिस पे ही मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे समझ लो करंट अगर ऊपर जाएगी तो एल वेक्टर ऊपर होगा, करंट नीचे होगी तो एल वेक्टर नीचे, पर होगा दोनों परपेंडिकुलर ही। तो इसमें एल और बी के बीच में जो थीटा एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। और आपको निकालना क्या था? देखो क्या क्या गिवन है और लिखो भाई। थीटा आपका क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में होता है हमेशा। अब लेंथ आपको कंडक्टर की कितनी थी? 3 × 10⁻⁻² मीटर और आई दिया हुआ है 10 एम्पियर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 0.27 टेस्ला। आगे समझ में?
तो अब सॉल्व करो, आपसे फोर्स पूछा है, व्हाट इज द फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, आई, एक ही फॉर्मूला है, एल क्रॉस बी। तो आप देखो जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, जिन दो वेक्टर का, उन्हीं के बीच में तो थीटा एंगल लेना है, क्योंकि जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो और सॉल्व करते हो तो आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा किस किस के बीच में लोगे, तो 11th में आपने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, जिन दो वेक्टर को हम कंसिडर करते हैं एंगल उन्हीं के बीच में लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो आप सबकी वैल्यू रखो, चलो रखो, सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। तो ये आपका आया आई एल बी साइन 90। तो आई आपका हुआ 10 एम्पियर, लेंथ हुई 3 इंटू 10 टू द पावर -2, और बी हुआ 0.27 और साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो 8.1 के करीब आएगा कुछ आंसर, मैं देखती हूँ आंसर कितना है मेरे पास। हाँ 8.1 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। अब देखो इसमें आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन और ये फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन दोनों 90 डिग्री पे है, क्योंकि सोलेनॉइड एक्सिस पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और वायर में करंट है, तो दोनों 90 डिग्री पे हो गए। तो जब ये दोनों 90 डिग्री होते हैं तो फ्लेमिंग ने क्या कहा कि फोर्स भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो फोर्स को कि परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब समझ में आ गया। और एल वेक्टर हमेशा करंट के साथ लेंगे। आगे समझ में क्लियर हो गया। तो ऐसे डायग्राम बना के करना जिससे आप बाद में भी आपको क्लियर हो कि एंगल हमने ऐसा क्यों लिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, 7 करो अपने आप। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी से कर भी लिए हो क्वेश्चन, तो मैटर ये नहीं करता कि आपने आंसर निकालते जा रहे हो, आपको डायरेक्शन, क्वेश्चन की लैंग्वेज, 3D में मैग्नेट के क्वेश्चन, 3 डायमेंशन में, 2 में कभी मत करना। बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, 2-4 क्वेश्चन तो 2D में सही आता है, जहाँ तीनों लग जाते हैं बट 2D में सही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप 3 डायमेंशन में प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हमारा 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 आपका कह रहा है 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स, ठीक है। 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A and B carrying currents 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of the wire. ये मैंने शायद कराया क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन आया था, क्योंकि मैंने जितने चैप्टर के बीच में आपको क्वेश्चन कराए हैं सब किसी न किसी बोर्ड में किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं, समझ रहे हो। तो देखो एनसीईआरटी का एज इट इज, मुझे ध्यान आ रहा है 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर है, सेम क्वेश्चन था। चलो डायग्राम बना, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो 2 वायर हैं, एक को A मान लो, एक को B मान लो भाई, और कितने डिस्टेंस पे दिए हैं क्वेश्चन में, देखो उन्होंने कहा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर डिस्टेंस पे, और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में दी है। एक में उन्होंने कहा है 8 एम्पियर और एक में कहा है 5 एम्पियर, ठीक है। अब A के ऊपर फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन A, ये कैलकुलेट करना है। और इसकी लेंथ कितनी ली है, 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर, है ना। लेंथ आपको दी है 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 सेंटीमीटर, 1 मीटर। अब आप देखो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, चलो बताओ। 2 पैरेलल वायर के बीच में केवल एक ही फॉर्मूला और कोई फॉर्मूला ही नहीं है, क्या है,
F अपॉन L इज इक्वल्स टू, डायरेक्शन बतानी है तो एरो लगा लो, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 I1 I2 अपॉन R। आपको ध्यान है इसी से नेशनल एम्पियर या इंटरनेशनल एम्पियर से डिफाइन की गई थी। तो F की वैल्यू आपकी आ गई, फोर्स ऑन A निकालना है, क्योंकि A के 10 सेंटीमीटर सेक्शन में उन्होंने पूछा। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, लास्ट में पढ़ो, उन्होंने क्या कहा है, एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर A। तार A पे के 10 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो 2 इंटू 10 टू पावर, पहले तो फॉर्मूला बनाओ, I1 I2 L अपॉन R। अब सबकी वैल्यू रखो, तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, I1 आपका डायग्राम में दिए हुआ है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, तो चलो भाई लिख लो, अपने नंबर कटने का कोई भी मौका मत दो, ठीक है। तो I1 हुआ 8 एम्पियर, I2 हुआ 5 एम्पियर, और लेंथ हो गई आपकी 0.1, ठीक है। और R आपको दिया है उन्होंने 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो 4 2 जा 2 2 जा 4 और 5 जा 20, तो ये सॉल्व होके 2 इंटू समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाके प्लस का हुआ और एक और कम हो गया आपका, तो 10 टू द पावर आपका 5 माइनस 6 हुआ 20 10 टू पावर 5 माइनस 5 न्यूटन। अब डायरेक्शन देखो, तो इसमें कितनी डायरेक्शन आई इसकी, क्वेश्चन नंबर था आपका 6, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन हो गया। अब देखो एक चीज मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा, वैसे तो आपको इन दोनों के बीच में निकालना था, तो आप हैंड रूल से निकालो, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा सीधा हाथ और अंदर मोड़ो, ये अंदर मुड़ रहा है, तो इसके कारण साउथ पोल बनेगा, ठीक। आप इसके कारण निकालो, दोनों के बीच में ही तो फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा तो दोनों के बीच में होगा। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये दोनों वायर के बीच में है, अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों, रिपेल करेंगे तो दोनों, ठीक है। लेकिन आपसे ए पे पूछा है, तो आप ए को देखोगे कि बी क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके कारण तो साउथ पोल बना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में अंगूठा उंगलियां बीच में निकालना है, तो अंदर मुड़ रही। अब इस वाले वायर से देखो, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, ये दिख रहा है कि नहीं, देखो ये देखो, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा बी में और बीच में निकालना है फोर्स, और उंगलियां ऊपर आ गई, इससे नॉर्थ पोल बना। और एक तरीका मैं और आपको बताऊं, आप क्या किया करो, तार को करंट की डायरेक्शन से मोड़ दो, अंदर फोर्स निकालना है तो अंदर मोड़ दो, मोड़ दिया तो देखो क्लॉकवाइज करंट है, ये क्लॉकवाइज ही तो लूप में, ये मतलब ये मैंने तरीका बताया है निकालने का, ये भी तरीका होता है। ऊपर से अगर मोड़ो तो अंदर की तरफ क्यों मोड़ा, क्योंकि अंदर फोर्स निकालना है। अगर इधर निकालना होता तो करंट की डायरेक्शन से लूप इधर मोड़ते, तो आप देखो करंट लूप क्लॉकवाइज करंट जा रही है इस लूप में, तो साउथ पोल बना। अब इस वाले को मोड़ो, करंट की डायरेक्शन से और अंदर निकालना है तो अंदर की तरफ मोड़ दो। अब इसको आप देखो एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ बन गया, तो एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब बी को, ए वायर को बी क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन ए, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स पहले लिखोगे। अट्रैक्टिव क्यों है, क्योंकि एक नॉर्थ बन रहा है एक साउथ, तो साउथ को नॉर्थ पोल तो अट्रैक्टिव तो करेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स, और किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स बी। ए को बी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ए पे फोर्स पूछा था। आगे समझ में, अच्छा क्वेश्चन है, अगला देखो, चलो ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। चाहे हैंड रूल से पोलैरिटी निकाल लो, चाहे करंट की डायरेक्शन से वायर को उधर मोड़ो जिधर आपको निकालना है फोर्स, तो दो तारों के बीच में निकालना है, तो दोनों वायर को करंट की डायरेक्शन से बीच में मोड़ दिया। उससे आप इमेजिन करो कि करंट लूप में डायरेक्शन क्या है, अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ बनेगा, और सेम पोल बनते हैं तो रिपेल करेंगे।
और डिसिमिलर पोल बनेंगे तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ऐसे भी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एट में उन्होंने कहा है अ क्लोजली वून्ड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ बाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स ईच। एक सोलेनॉइड है जिसमें 5 लेयर्स हैं बाइंडिंग की, ठीक है, और एक लेयर में 400 टर्न्स हैं। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए, 400 इंटू 5, क्योंकि करंट तो सारी लेयर में जाएगी, सारी बाइंडिंग्स में। तो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 5 लेयर्स हैं इंटू 400, यानी 2000 टर्न्स हो गए। अब उन्होंने कहा है द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। सोलेनॉइड का जो डायमीटर है ये ऐसे दिया डायमीटर, ठीक है। इफ द करंट कैरिड इज 6 एम्पियर, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर, ठीक है। डायरेक्शन भी लिख सकते हो सोलेनॉइड में। चलो लिखो फटाफट, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना, करो सॉल्व, सब लोग करो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिख लो। तो 5 तो लेयर्स है और ईच लेयर हैज 400 टर्न्स, तो ये आपके टोटल टर्न हो गए 2000, ठीक है। और करंट कितनी उन्होंने दी है, 8 एम्पियर, और लेंथ सोलेनॉइड की कितनी दी है, 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और डायामीटर और दिया है, डायामीटर ऑफ सोलेनॉइड दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डायरेक्शन के साथ चलो, अब देखो कैसे निकालोगे। सोलेनॉइड में मैंने आपसे क्या कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, डायरेक्शन क्या होती है हमेशा सोलेनॉइड एक्सिस के अलोंग, पैरेलल टू सोलेनॉइड एक्सिस। अब अगर ये साउथ होता तो साउथ से नॉर्थ की तरफ, अंदर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में, किसी भी बार मैग्नेट में, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड बाहर होती है नॉर्थ टू साउथ और अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ। अब हमें ये नहीं मालूम है कि पोल कौन सा साउथ है कौन सा नॉर्थ है। अगर ये साउथ बना तो ये डायरेक्शन हो गई, और अगर ये साउथ हुआ तो अपोजिट हो गई, लेकिन होगी एक्सिस के पैरेलल। तो हमें नॉर्थ साउथ नहीं पता है कौन सा है, क्योंकि जब तक करंट एंटरिंग पॉइंट पे नहीं मालूम है सोलेनॉइड में, तब तक आप एंड रूल से डायरेक्शन नहीं निकाल सकते हो। अगर वो कहते हैं करंट एंटर कर रही है क्लॉकवाइज, तो ये साउथ बनता, ये नॉर्थ होता, तो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन हो जाती, पैरेलल टू सोलेनॉइड एक्सिस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। अब अगर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एंटर करती तो ये नॉर्थ होता, ये साउथ होता, तो इधर से आती फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। लेकिन वो आपको नहीं दिए, पर इतना श्योर है कि सोलेनॉइड एक्सिस के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, अंदर सेंटर पे कहें या अंदर मैक्सिमम होता है, एंड्स पे किनारे पे आधा होता है, और ऊपर या नीचे 0, ठीक है। तो देखो कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट स्मॉल n I। ये फॉर्मूला डिराइव किया था आपने सोलेनॉइड में भी टॉरॉइड में भी। अब इसको कैसे लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 4 पाई से तो मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसको 10⁻⁷ लिखोगे, और 4 पाई से डिवाइड किया तो 4 पाई से मल्टीप्लाई करो। अब स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आपको दी है कैपिटल N, तो फिर इसको क्या लिखोगे, कैपिटल N अपॉन L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और करंट I, ठीक है। अब वैल्यू रखो, तो देखो 10⁻⁷, ठीक है, 4 इंटू पाई आपका हुआ 3.14, और नंबर ऑफ टर्न्स हुए 2000,
करंट कितनी हुई 8 और लेंथ कितनी हुई 80 इंटू 10 टू पावर -2। तो इससे ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 2.5 के आसपास आएगा। तो इसका आंसर आपका आ रहा है, हाँ 2.5 ही आ रहा है एग्जैक्ट। तो ये आएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला। और डायरेक्शन अब क्या लिखोगे, पैरेलल टू सोलेनॉइड एक्सिस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि अंदर हमेशा साउथ टू नॉर्थ होगी। केवल अर्थ एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है, केवल अर्थ, जिसमें अंदर नहीं मालूम मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, लेकिन बाहर साउथ टू नॉर्थ। हर मैग्नेटिक स्पेसिमेन में मैग्नेटिक फील्ड, हर में कोई भी हो, किसी भी तरीके का, फेरो मैग्नेटिक हो, कोई भी हो, मैग्नेट हो, आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, कोई भी हो, सब में मैग्नेटिक फील्ड बाहर होती है नॉर्थ से साउथ और अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ। केवल हमारा एक अर्थ ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें अर्थ के बाहर फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ चलती है, उल्टा चलती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। और आपको पता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड गीगांटिक स्केल पे, गीगांटिक का मतलब होता है, गीगा होता है 10⁹, मतलब जो आज अर्थ का नॉर्थ पोल है वो आज से 10⁷ ईयर्स 9 ईयर्स पहले क्या था, साउथ। समझ रहे हो, हर साल मैग्नेटिक फील्ड लाइन शिफ्ट हो रही है, 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग पोल्स हमारे हर साल शिफ्ट होते हैं। तो इसका जो अंतर है, असर है, वो 10⁶ मेगा के बाद दिखना शुरू हो जाता है और गीगांटिक स्केल पे मैग्नेटिक फील्ड जस्ट रिवर्स हुई है। समझ गए, ये पूरे एविडेंसेस हैं एक्सपेरिमेंटली। क्लियर हो गया। तो गीगांटिक स्केल पे मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन पता चलते हैं। गीगा का मतलब 10⁹ ईयर, और जो कि बहुत लंबा टाइम है। तो हमें नहीं सोचना है, हमारे में आज भी जो नॉर्थ पोल है वही नॉर्थ रहेगा हमारी लाइफ में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 8 हो गया, 9 देखो, 9 पढ़ो, 9 पढ़ो सब लोग। 9 को उन्होंने कहा अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर consists of 20 turns and carries a current of 12 एम्पियर। आपको क्या क्या दिया हुआ है, स्क्वायर शेप का कॉइल है, उसकी साइड दे दी, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, करंट दे दी। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, अच्छा, एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन में आती है जहां उन्होंने एंगल दिया, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन, वहीं आप हड़बड़ा जाते हो फॉरन। ठीक, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं होते। अब पूछा क्या गया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल। देखो क्या काम करो ऐसे क्वेश्चन में, कुछ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, समझो। और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये वाले, बिल्कुल टफ नहीं होते, बस आप थोड़ा सा ध्यान दो। और आप देख रहे हो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में डायरेक्शन, पूरा दिमाग और पूरा ढंग से सारा पूरे चैप्टर के आप पूरा करोगे एंड तक, तो आप देखोगे हर फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन, हर कंसेप्ट पे बेस कंसेप्ट, सब कुछ एनसीईआरटी में आ जाएंगे, इसलिए एनसीईआरटी इतनी बढ़िया बुक है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 ही था ना हमारा, आपसे टॉर्क पूछा गया है, टॉर्क निकालना है। ठीक है, और गिवन क्या क्या है पहले उनको लिख लो, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको साइड दी गई, स्क्वायर की साइड 0.1 मीटर, नंबर ऑफ टर्न दिए गए हैं 20 और आई दिया है 12 एम्पियर और थीटा दिया है 30 डिग्री। किस किस के बीच में देखो, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो लाइन पढ़ो ध्यान से, उन्होंने क्या कहा था इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से देखो, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर
कैरीज नंबर ऑफ टर्न्स 20, कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, ठीक है 12 एम्पियर। अब उन्होंने कहा द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, कॉइल ऐसे लटकाया गया, देखो लो मैंने एक कॉइल लटका दिया वर्टिकली, ऐसे लटका हुआ वर्टिकल, ऐसे होता तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली। अब उन्होंने कहा कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, vertically and normal to the plane of the coil makes an angle 30 degree with the direction of magnetic field। तो देखो ये कॉइल मैंने वर्टिकली लटकाया, अब इस कॉइल का नॉर्मल ये हुआ परपेंडिकुलर, हुआ कि नहीं? यही तो हुआ भाई, वर्टिकल प्लेन में आपने कॉइल लटकाया तो इसका एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेन में हुआ, और इसका जो नॉर्मल है वही एरिया वेक्टर है, और वो मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री पे है। अब एरिया वेक्टर से 30 डिग्री ऊपर भी हो सकता है, 30 डिग्री नीचे भी, तो एंगल किस किस के बीच में हुआ? एरिया वेक्टर जो इसका नॉर्मल है और मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? देखो ध्यान से करना है, ये कॉइल स्क्वायर कॉइल, उन्होंने आपका स्क्वायर को मैंने ऐसे मान लिया, चलो क्योंकि स्क्वायर बनाऊंगी तो वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक ही प्लेन लगेगा। ये तो आपका प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर ये गया, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल पे है एरिया वेक्टर? 30 डिग्री। अब इसको आप चाहो तो भाई स्क्वायर शेप बना दो, स्क्वायर मैंने इसलिए नहीं बनाया कि स्क्वायर में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ में नहीं आएंगे। तो एरिया आपका वर्टिकल प्लेन में है तो नॉर्मल एरिया वेक्टर उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में हुआ, व्हिच मेक्स 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में? अब इसको सॉल्व करो, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। सॉल्व करो जल्दी।